हेलो, हाय। मैं रीचा राय, बायोलॉजी फैकल्टी। मैं नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट को बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ाती हूँ। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, कैसे एक्टिवेट हो जाता है, अचानक हीट हो जाता है या नॉर्मल कंडीशन में आता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर हमारे सामने कोई डेंजरस स्पीसीज आ जाए, सपोज स्नैक ही आ जाए, तो उस टाइम में हमें भागने की ज़रूरत होती है। तो भागने के लिए हमारा सेल क्या काम करता है कि जल्दी से जल्दी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी करेंसी बनाने लगता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने लगता है। अब सेल का हमारा ब्लड का जो पंपिंग रेट है वो भी हाई हो जाता है। डेंजरस कंडीशन यानी कि स्नैक को देख करके ब्लड पंपिंग हाई हो रहा है, इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज होता है और ब्लड का पंपिंग इतना तेज है, इतना फास्ट है कि उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और हमें बहुत तेजी से भागने की ज़रूरत है। यानी कि हमारे मसल सेल्स को एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो बाहर से खींचेगा। तो ऑक्सीजन अगर बाहर से खींच रहा है, मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन अगर बाहर से वो ले रहा है, यानी कि उसका ब्रीदिंग रेट भी हाई हो जा रहा है, ब्रीदिंग रेट भी उसका इंक्रीज हो रहा है। अगर वो ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके ट्रैकिया के नीचे जो ब्रोंकियोलस है उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ब्रोंकियोलाइजेशन हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे सामने आ गया है, कोई डेंजरस एनिमल आ गया है, हम भाग रहे हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, ब्रोंकियोलाइजेशन हो रहा है और एटीपी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है। यानी कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गेनल एक्टिवेट हो गए और एक साथ हमारे बॉडी के सारे ऑर्गेनल परफॉर्म करने लगे। इसकी वजह से यानी कि हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियसली changes different organs according to adopted condition, adopted situation। यानी कि एडॉप्टेड जो डेंजर कंडीशन है उसको देख करके हमारे बॉडी के सारे ऑर्गेनल साइमल्टेनियसली चेंज हो जाते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है एक साथ चेंज होना कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम पे फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट हो जाएगा नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम। ये सेरिब्रम क्या काम करता है कि एक न्यूरॉन अपने यहाँ से एक न्यूरॉन भेजता है और न्यूरॉन कहाँ भेजता है, हार्ट के पास भेजता है। ये न्यूरॉन यहाँ पे आकर के कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और ये केमिकल हार्ट को स्टिमुलेट करता है कि तुम हार्ट रेट जल्दी से जल्दी इंक्रीज करो। अब ये जो केमिकल रिलीज किया है इसे हम या तो एड्रेनालिन या न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ट्रांसमीटर
ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट से न्यूरॉन आया और हार्ट के पास आकर के कुछ केमिकल रिलीज करने लगा, जिस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर या एड्रेनालिन कहते हैं। और ये केमिकल हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि तुम हार्ट रेट इंक्रीज करो, बहुत डेंजर कंडीशन है, जल्दी से जल्दी तुम हार्ट रेट इंक्रीज करो। इसकी वजह से तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। और फिर सेरिब्रम एक और न्यूरॉन भेजता है किडनी के पास, और किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ग्लैंड जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन ग्लैंड। अब ये न्यूरॉन आकर के एड्रेनालिन ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है और कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी एड्रेनालिन हार्मोन बनाओ। ठीक है, ये तो हार्मोन एड्रेनालिन ग्लैंड इस न्यूरॉन के कहने पे एड्रेनालिन हार्मोन बनाता है और ब्लड वेसल्स में यहाँ पे भेजता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड के साथ मिल करके ये जो केमिकल है एड्रेनालिन हार्मोन है, ये भी हार्ट के पास जा करके और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे अब कहना है कि नर्वस सिस्टम कौन सा है और एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा है। तो जो ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट न्यूरॉन को भेजा और एड्रेनालिन ग्लैंड के पास जा करके कहता है कि तुम एड्रेनालिन हार्मोन बनाओ, और वो हार्मोन इंडो से यानी कि ब्लड के अंदर से जा करके और हार्ट को कहता है कि तुम हार्ट रेट इंक्रीज करो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंड अब यहाँ पे जो सेरिब्रम है वो न्यूरॉन आया और न्यूरॉन आकर के केमिकल रिलीज किया। मात्र केमिकल रिलीज करने से ही हार्ट का रेट बढ़ गया और उसको किसी भी ब्लड वेसल्स की नहीं जरूरत है, तो इसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस पे फंक्शन करता है। ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, यानी कि एक हमारा जो माइंड का जो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो जो हमारा ब्रेन है उसे हम ब्रेन का पार्ट, और ब्रेन के नीचे जो प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड इज इक्वल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब कह रहा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है भाई, तो ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है और स्पाइनल कॉर्ड जो है इस पे से ऐसे धागे धागे से निकले रहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रेनियम नर्व। ये है हमारा क्रेनियम नर्व एंड ये हो गया स्पाइनल नर्व। अब क्रेनियम नर्व और स्पाइनल नर्व क्या काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बैठा हुआ है सेरिब्रम, यानी कि ब्रेन का पार्ट बैठा हुआ है, और इस सेरिब्रम के पास सिग्नल पहुंचाना है। तो ये सिग्नल कौन लेकर के जाएगा, यानी कि कोई सेंसरी ही लेकर जाएगा। सेंसरी सिग्नल को लेकर के जाने का काम सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। और यहाँ से सेंस गया, यानी कि स्किन के थ्रू या आई के थ्रू सेंस तो गया, सिग्नल गया कि हमें ये काम, हमें डेंजर कंडीशन दिखा है, यहाँ से भागने की जरूरत है, और जा करके सेरिब्रम को बताता है। सेरिब्रम वहाँ से किसको भेजता है, यानी कि सेरिब्रम वहाँ से एक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बॉडी के चारों तरफ, बॉडी के सारे ऑर्गेनेल को एक्टिवेट होने के लिए भेजता है। दिस पेरिफेरल नर्वस इज कॉल्ड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे हम देखें कि ठीक है ये सारे तो चले गए, अब सेंसरी नर्वस सिस्टम किसके किसके
के थ्रू भेजता है, यानी कि सेंसरी नर्वस सिस्टम सिग्नल तो भेज दिया, सेरिब्रम के पास सिग्नल भेज दिया। अब सेंसरी नर्वस सिस्टम को कैसे पता चला कि यहाँ पे कैसा कंडीशन है? तो सेंसरी नर्वस सिस्टम में एक स्पेशल सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है जनरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम क्या देखते हैं कि स्पेशल नर्वस सिस्टम में, यानी कि हमने साइट किया, हमने उसे देखा, तब सिग्नल को किसके पास भेजे हैं? ब्रेन के सेरिब्रम के पास भेजे हैं, या हम उसे स्मेल किए, सूंघे, यानी कि ऑल्फैक्शन किए, ऑलिफैक्शन, या हम उसे टेस्ट किए, इसके थ्रू हमें पता चला, हम सिग्नल सेरिब्रम को भेजे, या हम सुन लिए, ऑडी। स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखें जो हमारे लिए डेंजर कंडीशन पैदा कर सकता है, या हम उसे सूंघ करके कि यहाँ रहने लायक हमारा नहीं है, या टेस्ट करके कि ये हमारे लिए सही नहीं है, या सुन करके तब सिग्नल कहाँ जाता है? सेंसरी नर्वस सिस्टम इसी के थ्रू अपना सिग्नल सेरिब्रम नर्वस सिस्टम के पास भेजता है, और सेरिब्रम नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और यही मोटर नर्वस सिस्टम बॉडी के जितने भी ऑर्गेनल हैं उनको जाकर के एक्टिवेट करते हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जनरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो जनरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिंपल, हमें अगर कोल्ड लगा तब बॉडी को सिग्नल गया कि कोल्ड लग रहा है, या हमें हीट लगा तब बॉडी को सिग्नल गया कि हीट लग रहा है। तो ये अगर कोल्ड और हीट है तब कौन सा नर्वस सिस्टम हमारा फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि जनरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर हम साफ साफ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तब उसमें स्पेशल नर्वस सिस्टम हमारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो बॉडी के सारे ऑर्गेनल को जाकर के एक्टिवेट किया, काम करने के लिए कहा। तो ये कैसे काम करेगा? या तो हम खुद ही दौड़ करके भागेंगे वहां से। तो अगर हम खुद दौड़ करके भाग रहे हैं, यानी कि उस टाइम में जो हमारा मसल्स एक्टिवेट हो रहा है, कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। अगर लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हम देख कर भी हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, तो हम नहीं, हमारा बॉडी के ऑर्गेनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम कहते हैं, उस टाइम में जो मसल एक्टिवेट होता है, दिस मसल इज कॉल्ड स्मूथ मसल। अब हम क्या देखते हैं कि वॉलंटरी मसल में अगर हम सांप को देखें, स्नेक देखें, हम खुद ही दौड़ करके भागने लगते हैं, तो उस टाइम में हमें हमारा जो मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसे अगर हम खुद काम कर रहे हैं तो हम सोमेटिक मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर हमारा बॉडी के अंदर का पार्ट काम कर रहा है, इसे हम ऑटोनोमिकल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये ऑटोनोमिकल नर्वस सिस्टम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो ऑटोनोमिकल नर्वस सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि हमारे बॉडी का जो पार्ट है, यहाँ से नर्वस सिस्टम आया, यहाँ से आया, न्यूरॉन आया, और न्यूरॉन आकर के ऐसा हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है, ऐसा हार्मोन रिलीज कर रहा है कि कह रहा है कि अब अगर हमें क्वेश्चन का पेपर मिल गया और क्वेश्चन का पेपर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, देखते ही देखते हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ऑटोनोमिकल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और ऑटोनोमिकल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर के कहेगा कि तुम फ्लाइट रिस्पॉन्स करो। फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब कि तुम पेपर छोड़ करके भाग जाओ यहाँ से।
अब ये तो कहता है कि ऐसा ऐसा हार्मोन रिलीज करता है, कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी पेपर छोड़ के भागो, क्योंकि ये पेपर तुम्हारे बस की बात नहीं है। और उसे इस जो ये न्यूरॉन आ रहा है और जो हार्मोन रिलीज कर रहा है, इसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस। लेकिन अब जैसे ही हम 5 मिनट वो पेपर पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हार्ट बीट कम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारा बॉडी सिंपल काम करता है, जैसे लगता है कि नहीं नहीं हम पेपर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो क्योंकि वहाँ से फिर एक न्यूरॉन आया है और वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज कर रहा है, कह रहा है कि कोई बात नहीं भाई, तुम फ्लाइट नहीं, तुम फाइट करो, यानी कि फाइट रिस्पॉन्स करो, होगा जरूर होगा। तो वहां पे जो हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है वो है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। अब पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स कौन सा रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि फ्लाइट। जैसे ही ये फाइट रिस्पॉन्स दिया, जैसे ही ये फाइट रिस्पॉन्स दिया, वैसे हमारे बॉडी का सारा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, हार्ट बीट कम हो गया और हमारा बॉडी सही से फंक्शन परफॉर्म करने लगा, यानी कि हम पेपर सॉल्व करने लगे। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं तो उस टाइम में हमारा बॉडी का न्यूरॉन कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले तो हम न्यूरॉन के बारे में देखेंगे कि न्यूरॉन होता कैसा है। तो न्यूरॉन कुछ इस टाइप से होता है। ये हो गया जो सिग्नल को रिसीव करता है, यानी कि तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है। डेंड्राइट कहते हैं इसे, हम कहते हैं डेंड्राइट हो गया। और ये हो गया बॉडी सेल, न्यूरॉन का बॉडी सेल हो गया, बॉडी सेल। इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं, बहुत सारे इधर पूरे साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं। और इसके बीच में जो सारे बॉडी सेल को कंट्रोल कर रहा है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो सारे सेल का मास्टर है, न्यूक्लियस। अब ये क्या काम करता है, यहाँ पे एक और ग्रैन्यूल्स ऐसे ऐसे करके पड़े हुए हैं। ये ग्रैन्यूल्स क्या काम करते हैं कि प्रोटीन और लिपिड बनाकर इनको देते हैं। इसे हम निसल ग्रैन्यूल कहते हैं, निसल ग्रैन्यूल। ये इन्हें बॉडी को प्रोटीन और लिपिड बना के देते हैं। अब यहाँ से सिग्नल आया, सिग्नल एक रास्ते से इधर आ रहा है। अब जिस रास्ते से सिग्नल आ रहा है उसे हम एक्सोन कहते हैं, एक्सोन। अब ये एक्सोन कुछ ब्रांचेज में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दिस एक्सोन इज कॉल्ड ब्रांचियल एक्सोन, ब्रांचियल एक्सोन। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि केमिकल पूरा आ करके एकदम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में केमिकल आ करके यहाँ पे स्टोर हुआ है। सारे केमिकल एक वेसिकल में स्टोर हो गए हैं, सारे केमिकल एक वेसिकल में स्टोर हो गए हैं, सारे सिग्नल स्टोर हो गए हैं। अब जैसे ही इसके बाद ये सारे, जैसे उधर से बहुत ज़्यादा सिग्नल आ रहे हैं, सारे के सारे वेसिकल ब्रस्ट हो जाएंगे और ये केमिकल बाहर निकल जाएगा। और इस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कौन करेगा, तो दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा और फिर वही काम होगा। अब इस न्यूरॉन के ब्रांचियल एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को हम साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स। और साइनेप्स के पास यानी कि डेंड्राइट का जो अपर पार्ट है, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स, साइनेप्टिक नॉब्स।
हम क्या देखें कि हमारा सिग्नल आया, सिग्नल आ करके फिर पूरा केमिकल आया, केमिकल आकर के यहाँ रिलीज हुआ, दूसरे डेंड्राइट को बताया, दूसरा डेंड्राइट भी उसी तरह काम किया, फिर तीसरा डेंड्राइट के पास गया। अब ये हम देखते हैं कि जो बॉडी सेल है, सेल बना हुआ है वो लिपिड बाइलेयर से, तो इसके अंदर कोई भी आयन या वाटर एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कुछ चैनल बनाया गया है, इसके पास कुछ चैनल बनाया गया है, कुछ चैनल बनाया गया है। इसे 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक ऐसा चैनल बनाया गया है जिसे हम सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस लीकेज चैनल कहते हैं। लीकेज चैनल, हम बहुत डरे हुए कंडीशन में हैं तो उस टाइम में सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस चैनल एक्टिवेट हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो जैसे ही सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस चैनल एक्टिवेट हुआ, लेकिन ये दोनों चैनल तभी एक्टिवेट होंगे जब सेल उन्हें एनर्जी यानी कि एटीपी बना के देगी। अगर हम एक एटीपी देते हैं तो बॉडी सेल के अंदर में पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा है और सोडियम का अमाउंट कम है, तो अंदर से 3 पोटेशियम बाहर फेंकता है और 2 सोडियम अंदर लेता है, 2 सोडियम अंदर की तरफ लेता है। अब यहाँ पे एक एटीपी दिया, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज किया, तो 3 पोटेशियम बाहर फेंका और 2 सोडियम सेल के अंदर गया। तो 3 बाहर फेंक रहा है, ज़्यादा बाहर फेंक रहा है और कम अंदर जा रहा है। इसकी वजह से अंदर की सेल के अंदर की निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर सेल के बाहर का पोटेंशियल, सपोज दैट सेल के बाहर का पोटेंशियल अगर 0 मेगावोल्ट है, तो सेल के अंदर का पोटेंशियल यानी कि फियर कंडीशन में, डरे हुए कंडीशन में, सेल के अंदर का पोटेंशियल -70 मेगावोल्ट होगा। अब ये जो -70 मेगावोल्ट पोटेंशियल है ना, ये इसे रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। जैसे ही हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, यहाँ पे एक और चैनल ओपन होता है, एक और गेट खुलता है, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल, इसे कहते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल। ये ऐसा चैनल है, ये सोडियम को भी अंदर जाने के लिए और पोटेशियम को भी अंदर जाने के लिए, यानी कि सोडियम को बाहर जाने के लिए, पोटेशियम को अंदर जाने के लिए, दोनों के लिए ये गेट खुला हुआ है। लेकिन इस टाइम में पोटेशियम जो है, पोटेशियम रेस्टिंग कंडीशन में रहता है, पोटेशियम प्लस रेस्टिंग कंडीशन में रहता है, और सोडियम जो है वो पूरा एक्टिवेट कंडीशन में रहता है। तो पोटेशियम रेस्टिंग कंडीशन में है और सोडियम जो है एक्टिवेट होकर के अंदर जा रहा है, पोटेशियम अपना कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से अंदर का जो -70 मेगावोल्ट था ना, अब पोटेशियम यहाँ पे क्या काम किया कि उसका कम कर दिया, यानी निगेटिविटी कम हो गया, -60 मेगावोल्ट। इस पोटेंशियल को कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया, यानी कि यहाँ पे -70 मेगावोल्ट पोटेंशियल था, अब -60 मेगावोल्ट पोटेंशियल हो गया। तो -60 मेगावोल्ट पोटेंशियल होने की वजह से फिर एक और गेट खुला और उस गेट का नेम है वोल्टेज गेटेड चैनल। अब जैसे ही ये ओपन हुआ, अभी भी पोटेशियम रेस्टिंग स्टेज में है, सोडियम अपना फंक्शन एक्टिवेट कर रहा है। तो सोडियम इतना ज़्यादा अंदर चला गया, यानी कि अंदर की निगेटिविटी को पूरा कंप्लीट पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया, +30 एम
वोल्ट हो गया। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव पोटेंशियल। एक्टिव पोटेंशियल, एक्टिव पोटेंशियल जैसे ही होता है अब जा करके हमारा पोटेशियम जाग उठता है और पोटेशियम बाहर जाने लगता है, क्योंकि अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो पोटेशियम उतना क्राउड में नहीं रह सकता है। अब पोटेशियम बाहर जाने की कोशिश करता है, पोटेशियम बाहर गया, उसके बाद एक और यहाँ पे चैनल ओपन होता है, इसे हम कहते हैं लिगांड चैनल। लिगांड गेटेड चैनल। लिगांड गेटेड चैनल से क्या होता है कि केमिकल अंदर जाता है, यानी कि कैल्शियम 2+ आयन बहुत सारे अंदर जाते हैं, बहुत सारे कैल्शियम 2+ आयन। ये कब फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जब हम काफ़ी डरे हुए कंडीशन में हैं तब हमारा मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो रहा है, उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो रहा है। और वोल्टेज गेटेड चैनल सेल के अंदर जितने भी निगेटिविटी थी सारे को पॉजिटिव कर देता है, और जैसे ही वो पॉजिटिव करता है एक और चैनल ओपन हो जाता है जिसे हम कहते हैं लिगांड गेटेड चैनल। अब इस लिगांड गेटेड चैनल से कैल्शियम 2+ आयन अंदर जाता है और कैल्शियम 2+ आयन ही केमिकल को बाहर धक्का दे दे करके बाहर करता है कि तुम जल्दी से जल्दी फंक्शन परफॉर्म करो, और हमारा सेल जो है काम करने लगता है और फिर हम वहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं। थैंक यू।